वेन सॉन्ग किसके कोर्ट में आया था, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। एच से हर्षवर्धन, एच से वेन सॉन्ग। और ये भी पूछा जाता है कि जब ये वेन सॉन्ग के दरबार में आए तो कहां कहां पे इन्होंने ट्रेवल किया था इंडिया में, और किधर से आए और किधर से गए? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वेन सॉन्ग कहां के थे? चीन के थे। तो इधर से तो समुद्र होके नहीं आ सकते थे, इधर से पहाड़ फान के तो नहीं आ सकते थे, तो ये आए थे बैक्ट्रिया बल्ख प्रदेश होते हुए, ट्रेवल करते हुए, पैदल पैदल ही आगमन था इनका। और इन्होंने बताया है कि जिस देश से बल्ख होते हुए आया तो मध्य एशियाई देश में सारे लोग बोधि थे, बोधि मतलब बोध को मानते थे, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। और वहां से फिर आए, पहुंचे पाटलिपुत्रा यानी नालंदा, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन कार्य और शिक्षण कार्य भी किया। इनको कई नामों से जाना जाता है, और इनके जो किताब है डायरी, ये लोग इतने आगे थे क्योंकि पेपर का आविष्कार ईसा के आसपास ही हो चुका था चाइना में। चाइना में बहुत पहले ही पेपर बन चुका था, और इसके कारण कि ये लोग लिखते उखते थे, कुछ चीज़ जहाँ भी जाते थे नोट करते थे। हम लोगों में बड़ी गंदी आदत है कि कोई चीज़ हम लोग उसको रिकॉर्ड के रूप में लिखते नहीं हैं। इतिहास, भारत में इतिहास थोड़ा सा वीक दुनिया में इसलिए माना जाता है, आ जाइए बैठिए, कि हमारे पूर्वजों को भी लिखने की आदत नहीं थी। ये सुनी सुनाई बातों को डिलीवर करते रहते थे, और इसलिए हमारे जितने भी साहित्य हैं, खास करके जो प्राचीन साहित्य जिसको वैदिक साहित्य कहते हैं, वह श्रुति ज्ञान पर आधारित था। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनकर, यानी कि ये कंठस्थ याद करने की प्रवृत्ति थी, और इसमें मैनिपुलेशन की संभावना ज्यादा होती है। मान लीजिए किसी से आपने कुछ सुना, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ और मैनिपुलेट करके बता दोगे। गांव देहात में ज्यादा देखने को मिलता है, किसी के यहां सांप निकलेगा इतनी को, उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर देगा, अरे देखो ना फलानवा का यहाँ इतना बड़ा सांप निकला था। ये अर्धसत्य, यानी बात तो सत्य था, सांप निकला था, लेकिन उसको इतना मैनिपुलेट कर करके बताया गया कि ये बातें अर्धसत्य हो गया, आधा सत्य आधा झूठ। तो ये चीज तो मैनिपुलेशन में, ये सुनी हुई बातों में ज्यादा होता है। लेकिन ये चाइनीज लोग थोड़ा आगे थे, क्योंकि पेपर वहां पहले बन गया था, स्क्रिप्ट भी पहले था, कि ये लोग निकलते थे, डायरी लिखते थे। और हमारे यहाँ बीपीएससी के स्टूडेंट अपना जब देखिएगा, पूछिएगा इंटरव्यू के समय में आपका हॉबी क्या है, तो बोलेगा सर मेरा हॉबी डायरी लेखन है। तो बता, तो कई बार एक मेरे मित्र ही थे, उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपका हॉबी क्या है, किसी ने पूछ दिया, भैया ने बता दिया था, भैया मने बुजुर्ग टाइप के लोग, जो सीनियर भैया हैं, भैया हम लोग कहते हैं कि जो हमसे सीनियर होते हैं ना उसको भैया कहते हैं, और बम्बई में भैया मतलब दूसरा होता है, हाँ मुन्ना भाई। तो उन्होंने बताया था कि डायरी राइटिंग अपना हॉबी रख लो, वहां से सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ आ जाइए। तो मेरा हॉबी जिसे पूछा गया था 2 बार, तो मेरा हॉबी पे ही सवाल रहा, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछता भी है हॉबी। तो मेरा तो पर्सनल हॉबी क्रिकेट खेलना था, क्योंकि खेलते थे, रियल खेलते थे। हाँ, तो जो आपका पर्सनल हॉबी हो उसी को रखना चाहिए। लेकिन जो बना बनाया हॉबी रखता है ना, डायरी लेखन, डायरी राइटिंग सर, तो डायरी में कई लोग डेयरी और डायरी भरने के समय यही गलती करता है कि डायरी लिखे कि डेयरी लिखें, अंग्रेजी वाले को ज़्यादा दिक्कत होता है। हाँ, तो डायरी राइटिंग एक तो पहले, और वहाँ फंसाता है बड़ा अच्छा से, डायरी वाला बड़ा मजा लेता है। 2 हॉबी वाले को तो बड़ा मजा लेता है, एक डायरी राइटिंग और दूसरा कि किचन गार्डनिंग हम करते हैं। किचन गार्डनिंग समझते हैं ना?
नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं। अरे वो जो टेरिस उरिस गार्डनिंग करता है, जो और फूल पत्ती लगाता है और ये सब करता है। हाँ, यानी कि नहीं नहीं कहीं लगाओ तो घर में ही कुछ इधर उधर जो है गमला उमला में कुछ लगा दिए, यही सब। तो बड़ा फंसाता है लोग, मज़ा लेता है लोगों से। तो हमारे यहाँ डायरी राइटिंग सिर्फ बीपीएससी एग्जाम में होता है, हॉबी। तो आप लोग इसको हॉबी रखिएगा, लेकिन जिसका रियल हो तो उसकी रखिएगा। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है हमारे हिस्ट्री राइटिंग में कि आज जितना भी हम अशोका का हिस्ट्री पढ़ते हैं या तो जितना भी पढ़ते हैं, उसमें वेन सॉन्ग के डायरी राइटिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जितना भी इन्होंने अपना ट्रेवल किया था इंडिया में, जिन जिन स्थानों पर गया था उसको मेंशन किया था इन्होंने डायरी में। उस डायरी का नाम था CU की। वेन सॉन्ग का डायरी का नाम क्या था? CU की। और फिर उन्होंने ये बताया था कि इतने कोस के दूरी पर, उसमें कोस होता था हमारा यूनिट मेजरमेंट, जब जहां पे जाते थे, अभी जैसे किलोमीटर कहते हैं ना, तो उसमें कोस एक मात्रक होता था। इतना कोस की दूरी पे इतना ये चीज है। और यही सब उसने जो लिखा था, ब्रिटिशर्स जब आए और ब्रिटिशर्स ने 1784 में एक कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, नहीं, और इसका उद्देश्य था कि भारत में जो कल्चर है, लिटरेचर है, इसको हम स्टडी करेंगे और उसके आधार पर हम यहाँ पे शासन को ऑर्गेनाइज करेंगे। और जब इन्होंने पढ़ा वेन सॉन्ग की डायरी, तो फिर यहाँ पे जो देखिएगा कई जो आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या उसको बोलते हैं, एक्सकवेशन, खुदाई करना स्टार्ट करवाया। और इसी के आधार पर कई जगह पे आपका जो पिलर मिलता है, स्तूपा मिलता है, सब इसी के डायरी पर आधारित है। इत्सिंग का डायरी, फाहियान का डायरी, हेनसॉन्ग, तो हेनसॉन्ग आए थे हर्षवर्धन के समय में। और जहाँ क्योंकि बुद्धिस्ट ये बुद्धिस्ट भी थे, नालंदा गए थे। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में नहीं, ये शाक्य उसमें अभी वर्तमान में नेपाल है, वो भी नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई में जो कपिल वस्तु जहाँ पे बताया जाता है ना, ये उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई के बीच में ये जगह है कपिल वस्तु, ठीक है। तो वहाँ पे ही हुआ था और शाक्य गण में हुआ था, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। वही टाइटल वेन सॉन्ग ने भी लगाया था, शाक्य मुनि का। शाक्य मुनि वेन सॉन्ग भी कहा जाता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे वेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग। और वेन सॉन्ग को और भी कई नामों से जाना जाता है। तो उसमें से पहला लिखिएगा युआन च्वांग। युआन च्वांग कई चाइनीज थे, तो चाइनीज में युआन च्वांग ही नाम था। एक दरोगा वाला में थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा था कि हर्षवर्धन के समय में इनमें से कौन सा ट्रेवलर्स इंडिया आया था? सबको पता है वेन सॉन्ग आया था। वहाँ वेन सॉन्ग अंग्रेजी हिंदी में कुछ लिखा ही नहीं, वहाँ लिख दिया युआन च्वांग। अब मैक्सिमम लोग जो कि थोड़ा बहुत पढ़े हुए थे, तो उसने तो बना दिया। और एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, और सारे लोगों ने मार दिया इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम लोगों ने मारा था, इनमें से कोई नहीं। उसको लग रहा था युआन च्वांग कौन है भाई? अरे युआन च्वांग बने वेन सॉन्ग, ठीक है। तो एक नाम हो गया युआन च्वांग। दूसरा नाम लिखिएगा शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। और एक इन्हें टाइटल भी दिया जाता है, टाइटल उपाधि लिख लीजिएगा, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। चलो इसका लिखिएगा फेमस डायरी, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार। फेमस डायरी लिख लीजिएगा, हाँ डायरी, CU की, CU की। आप डबल ई वाला करके भी कर सकते हो, CU की।
ये सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया आए थे। इसके बाद जाने लगे थे तो आपका कई पास मिलता है, देखिएगा हिमालय से, जब हिमालय से तिब्बत की ओर जाओगे तो कई दर्रा मिलता है। दर्रा समझते हैं ना, पास। एक जमाने में नदी बहती थी जो बाद में सूख गई नदियां, वही बाद में पास बन गया, जो कि ट्रेवल चाइना से ट्रेड होने में काफ़ी ये योगदान करता था। जैसे नाथुल्ला पास वगैरह सब है, पिकल्ला, नाथुल्ला, ये सब चीज़। तो ये इसी पास होते हुए वापस लौटे थे, आए थे तो उधर से, गए थे इधर से साउथ से। तो ये चीज़ है, तो हम लोग उसका लिख देते हैं। यह किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में। तो लिखिएगा, ही केम टू हर्षास कोर्ट। हर्षा मना हर्षवर्धन। ही केम टू हर्षास कोर्ट, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इनके बायोग्राफी यानी कि जीवन, क्या बोलते हो, जीवनी, इनके जीवनी को एक इनके मित्र थे हुई ली, उन्होंने लिखा था। तो लिखिएगा, बायोग्राफी ऑफ वेनसोंग। बायोग्राफी ऑफ वेनसोंग। वी ली में बता देते हैं, HWI वी ली, ये चाइनीज थे। और इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था जॉन विल ने। ये तो चाइनीज में था, जॉन विल। जॉन विल अंग्रेजी में इसका जीवनी को ट्रांसलेशन किया था। तो मोटा मोटी यही है कि नालंदा गए, बुद्ध के जितने भी प्लेसेस है, ज्ञान की भूमि, बोध गया गए, लुम्बिनी गए, और कई जगह पर इन्होंने यात्रा किया था। तो वो सब चीज़ जानने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी गेस करके आप लिख सकते हैं। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, चलिए, हर्षा समाप्त हुआ और हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं। एंशिएंट हमारा लास्ट टॉपिक, हर्षा को ही मानते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद फिर हम साउदर्न इंडिया के कुछ शासन को, रूलर को पढ़ेंगे, लेकिन उसको अर्ली मिडाइवल में हम लोग कर लेते हैं कवर। चलिए देखिएगा, मिडाइवल हिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल, प्राचीन भारत आपने खत्म किया अभी, एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम या तो ड्यूरेशन कब से कब तक था, यह पूछा जाता है इंटरव्यू में। या तो घर में ही आपके पापा हो, दादा हो, दादी हो, जो भी हिस्ट्री के जानकार होंगे, बोलेंगे कि पढ़ के आए हो प्रेरणा यश से, बताओ क्या क्या पढ़ा। बोलेंगे हिस्ट्री पढ़ा सर। या तो हिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? मूलतः 3 भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो कब से कब तक है? तो किसी ने कहा कि 2500 का, 2500 बताए। ऐसा क्यों? हमने कहा प्राचीन इतिहास, इतिहास के बारे में हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था। इतिहास बीती हुई घटनाओं का एक क्रमागत विवरण है, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसको हम जांच परख करके लिखते हैं, जिसमें कि आपका जो आर्कोलॉजी का योगदान होता है, लिटरेचर का भी योगदान होता है। ये तो हमने पढ़ा था। और ये चीज देखिएगा, प्राचीन हिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट करके देखते हैं। हमने पहले ही बताया था, जो नया बच्चे हैं तो उसके लिए बता दे रहा हूं। पहला होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री यानी इतिहास से पहले, प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री में को हम लोग
कहा जाता है स्टोन एज भी कहते हैं इसको, प्री हिस्ट्री को स्टोन एज। और स्टोन एज में तो आपको पता ही है, ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन, इसके बाद न्यू स्टोन, और उसको भी हम लोग पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक ऐसे करके पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ाई दिया है। वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, प्री हिस्ट्री होता है, यानी हिस्ट्री से पहले, लेकिन आम लोग इसको हिस्ट्री के अंतर्गत ही रखते हैं। तो यदि आपको डिफाइन करने को मिले, पूछा जाए इंटरव्यू में, और पूछता ही है कि आप एंसेंट हिस्ट्री को डिवाइड करो या क्लासिफाई करो, तो आप बता सकते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री को मूलतः 3 पार्ट में बांट करके देखा जाता है। एक प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। नहीं, तो हमने पूछा था कि प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री, तो एक और एरा आ गया बीच में, कौन सा, प्रोटो हिस्ट्री। ओल्ड स्टोन एज में लोग तो बोल सकते थे लेकिन उस चीज को लिख नहीं सकते थे, क्योंकि उतना माइंड डेवलप नहीं हुआ था। होमोसोपियंस अभी आगे अपना इनोवेशन का कार्य कर ही रहे थे, सीख रहे थे। और ये चीज देखिएगा, प्रोटो हिस्ट्री तक आते आते आद्य इतिहास भी इसको कहा जाता है, आधा इतिहास, जिसने कुछ लिखने की कला विकसित की और जिसका हमें कुछ रेफरेंस मिल जाता है, कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत। और इंडस वैली में जो भी हमें कुछ स्क्रिप्ट मिला है वो हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन अभी उसको पढ़ नहीं पाया है, किसी ने दावा नहीं किया है कि हमने पढ़ लिया है। और ये कैसा लिपि था, कैसा स्क्रिप्ट था, तो कई लोग बोलते हैं कि ये भाव चित्रात्मक था, विड्रोफिस्टन स्क्रिप्ट इसको भी बोला जाता है। मतलब इसके चित्र के आकार में इसकी लिपियां हुआ करता था, ज्यादातर ओ और मछली आकार के उसमें चित्र बने हुए हैं, तो इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। तो हिस्ट्री कब से आ गया, तो हिस्ट्री मूलतः माना जाता है कि जहां आर्कोलॉजी और लिटरेचर स्क्रिप्ट दोनों यदि अवेलेबल हो बड़े पैमाने पर, तो उसको हिस्ट्री माना जाता है। तो आप यदि उसको टेक्निकली देखा जाए तो ये चीज हमें मौर्यन पीरियड के बाद से ही बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है। तो एंशिएंट में मूलतः एंशिएंट हिस्ट्री को देखा जाए तो ये मौर्य काल से लेकर फ्यूडल दौर तक, यानी सामंतवाद के दौर तक को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, यदि टेक्निकली देखा जाए। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्री हिस्ट्री पीरियड से लेकर के लगभग 7th सेंचुरी के बीच के जो शासन है उसको क्या कहते हैं, प्राचीन काल कहते हैं। तो 2 तरीके से हमने बताया, एक टेक्निकली देखा जाए जहां पे लिटरेचर और आर्कोलॉजी दोनों मिले तो वो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो ये चीज मौर्य काल से ज्यादा मिलना स्टार्ट होता है। वैदिक काल को क्यों नहीं कर सकते हैं, वैदिक काल में कोई आर्कोलॉजी मिला ही नहीं है इंडिया में, जो भी मिला है क्या मिला है, लिटरेचर है, तो पूर्णतः हिस्ट्री नहीं कहेंगे उसको। इंडस वैली को क्यों नहीं कहेंगे, तो क्योंकि उसका लिटरेचर तो मिला है थोड़ा सा, लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं, लेकिन आर्कोलॉजी खूब मिला है। स्टोन एज का लिटरेचर तो कुछ मिला नहीं है, जो भी है तो सब क्या है, आर्कोलॉजी ही है, तो उसको भी हम लोग हिस्ट्री नहीं मानते हैं। तो यदि सामान्य तौर पर कहा जाए कि प्री हिस्ट्री पीरियड से लेकर के 7th सेंचुरी एडी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, एंशिएंट कहते हैं। 7th सेंचुरी क्यों कहेंगे भाई, तो 7th सेंचुरी इसलिए कहते हैं, आइए बैठिए, कि इस समय तक फ्यूडल का दौर आ चुका था, सामंतवाद। ये सामंतवाद क्या है भाई, ये कौन सा कीड़ा है, ये पूरी दुनिया में फ्यूडलिज्म एक प्रभावशाली भूमिका में रहा है मिडिल एज में। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही छोटे छोटे लोकल रूलर होते थे, जिसको हम लोग फ्यूडल कहते थे, यानी केंद्रीय शासन के अधीन ही छोटे छोटे शासक, उसको क्या कहते थे, फ्यूडल कहते थे। और इसके पास जो राइट होता था वो होता था आर्मी का, आर्मी इसी के पास होता था, और रेवेन्यू कलेक्शन का भी राइट किसके पास था, फ्यूडलों के पास था। लेकिन छोटे छोटे राज्य होने के कारण, मान लो कि एक ये एम्पायर है और इस एम्पायर के अंदर छोटे छोटे कई फ्यूडल स्टेट, छोटे छोटे फ्यूडल स्टेट है, यानी सामंती राज्य है। तो इसका जो रेवेन्यू का मुख्य सोर्स था वो लैंड ही था, लैंड रेवेन्यू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
और लैंड रेवेन्यू की वजह से, क्योंकि ट्रेड खत्म हो जाता है इस जगह। क्यों ट्रेड खत्म हो जाता है? इतना पूरे एक स्टेट में व्यापार करने से व्यापारियों को जितना टैक्स देना पड़ेगा, उतना यदि छोटे छोटे स्टेट में यदि ट्रेड करेंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उसका टैक्स बढ़ जाएगा, यहां से देंगे तो यहां, मतलब इस पूरा स्टेट में यदि इतना दूर में व्यापार करेंगे तो 10-12 टैक्स या उससे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब जब टैक्स किसी व्यापारियों को ज्यादा देना पड़ेगा तो उस वस्तु का कीमत यानी उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? जब किसी भी वस्तु और सर्विस यानी सेवा का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? और जब कोई वस्तु का मार्केट प्राइस हाई हो तो उसका डिमांड बढ़ता है कि घटता है? और जो कोई वस्तु महंगा हो जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है? घट जाता है। और जब वस्तु का डिमांड घट जाएगा तो व्यापारियों को फायदा होगा कि लाभ होगा? अरे जब उसका सामान नहीं बिक्री होगा तो घाटा ना होगा जी। इसलिए कोई भी जो व्यापारी होता है वो चाहता है कि वस्तु जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो कम रहे, वो परचेजिंग पावर के अंतर्गत रहे, मतलब जो खरीद क्षमता है उसके अंतर्गत रहेगा, उसके अधीन रहेगा। तो उससे क्या होता है कि लोग खरीदता है, और लोग जब खरीदेगा तो ज़्यादा उसको लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका टैक्स ही इतना हो जाता था छोटे छोटे राज्यों में, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग टैक्स लगाते थे। और यही था हमारे यहाँ, देखिए जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती थी ना, वैट जो लगाता था भारत सरकार के अंतर्गत जो कई स्टेट होते थे उसका अलग अलग स्टेट का वैट होता था। और इसी चीज को इंटीग्रेटेड करने के लिए, एकीकृत करने के लिए जीएसटी लाया गया। हालांकि इसमें भी 3 प्रकार के जीएसटी तो लगाए ही जाते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी होता है सीजीएसटी, एक एसजीएसटी होता है, और एक यूटी यानी जो यूनियन टेरिटरी का होता है, ये चीज होता है। तो उसी प्रकार से था। तो इसलिए इसका मुख्य रेवेन्यू का सोर्स लैंड था, और ये इसकी अर्थव्यवस्था भी अब लैंड से ही जुड़ गई थी, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इसलिए अधिक से अधिक लैंड का जो है विस्तार हो सके, इसलिए एक सामंत दूसरे सामंत से हमेशा क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे। कोई नेशन नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जब आपस में लड़ते थे तो अफगानिस्तान से 10 गो घोड़ा लेकर के आते थे मोहम्मद गजनवी, और लूट करके चले जाते थे। कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपस में लड़ रहा है, ये आपस में लड़ रहा है, इसको मारता था तो ये ताली बजाता था, वाह, इसको मारता था ये ताली बजाता था, आपस में ही। अब जब इस तरह से भावना रहेगा तो बताओ, तो कोई भी आके तो मारवे न करेगा। तो फ्यूडल यही दौर था, जमीन पर ज्यादा ब्रिटिश था। और इसलिए तो कहा जाता है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, सामंती सोच तुम्हारे में भरा हुआ है। जैसे देखिएगा कोई कड़क टाइप का आदमी होता है, बोलते हैं कि तुम्हारा सोच सामंती है। सामंती में क्या है कि वो असमानता पर आधारित व्यवस्था है, और अपने से बड़ा किसी को देखना ही नहीं चाहता है। उससे बड़ा यदि को हो जाएगा तो उसका टांग खींच करके नीचे कर देगा। इसी को कहा जाता है फ्यूडल मानसिकता। ये पूरी दुनिया में थी, और ये मिडाइवल एरा फ्यूडल सिस्टम के लिए ही जाना जाता है, यानी कि सामंतवाद के लिए ही जाना जाता है। और जब इस तरह के आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो बताओ, पढ़ाई लिखाई ज्यादा होगा कि कम होगा? मनोरंजन का साधन ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। अरे मनोरंजन, पढ़ाई पूछो जाके यूक्रेन और रसिया वाले और फिलिस्तीन इजराइल वाले से। जब बम गिरता है तो उसका वो टीवी देखता है कि इंडियन आइडल और डांस इंडिया डांस देखता है? नहीं, जहां युद्ध का स्थिति होता है ना, वहां तो पता चलता है कि कब बम गिर जाएगा मेरे ऊपर। वो थोड़ा ना डांस इंडिया डांस देखेगा। मतलब जब शांति का काल होता है ना, वहां पे पढ़ने में भी मन लगता है। अब जब आपके घर में झगड़ा हो तो देखते हैं कि कितने लोग पढ़ पाते हैं, टेंशन भर जाता है। तो इसलिए जब पीस का स्थिति होता है तो पढ़ाई लिखाई भी होता है और मनोरंजन का भी साधन होता है, दोनों, एंटरटेनमेंट। और इस दौर में एंटरटेनमेंट भी समाप्त होगा और फिर पढ़ाई लिखाई भी समाप्त होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जब पढ़ाई लिखाई समाप्त होगा लोगों का दिमाग में रेशनल पावर क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। और रेशनल पावर कम हो जाएगा
तो देखो, तो फिर जो भी राजा टाइप के लोग होंगे ना, तो जो बोलेंगे, जो पावरफुल लोग होंगे, उसी के बात को लोग मानता है। धार्मिक आधार पर 200 वर्ष तक लोग लड़ते रहे, जिसको क्रूसेड कहा गया। दुनिया में अरब, देखिएगा, इंडिया जब देखते हैं तो ये आपका हो गया फारस की खाड़ी, ये एक द्वीप हो, क्या उसको बोलते हैं, प्रायद्वीप, अरब पेनिसुला, और इसी यहां पे एक धर्म का उदय हुआ था जिसका नाम था इस्लाम। और आपका रोम साइड में इजराइल जहां पे है, तो वो रोमन साम्राज्य में आता था, बिजेंटाइन एम्पायर में। वहीं पे एक नया रिलीजन की स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था क्रिश्चियन। और ये दोनों जो रिलीजन था यहूदी धर्म का ही पार्ट था। ईसा मसीह भी यहूदी थे और मोहम्मद साहब का भी परिवार यहूदियों में से ही आता था, लेकिन ये कई ट्राइब्स में बटे हुए थे। ये कोई कुरैशी ट्राइब्स होते थे, कोई और ट्राइब्स होते थे, इसलिए इसको अब्राहम रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि यहूदी में सबसे ऊपर दादा जिसको बोलते हैं, भीष्म पितामह, वो अब्राहम को माना जाता है। और अब्राहम का ही ब्रांच था आपका इस्लाम और क्रिश्चियन। और इन दोनों के द्वारा अपने आप को सबसे बड़ा कौन है साबित करने के लिए 200 वर्ष तक क्रूसेड हुआ। 11th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी के बीच में 200 वर्ष तक लाखों करोड़ों लोग मारे गए धर्म युद्ध में। स्टेट सपोर्ट करता था, जो रिलीजियस टाइप के व्यक्ति होते थे उसको समर्थन करता था। और जब इस तरह का सामंतवादी मानसिकता आता है तो अपने जमीन को बचाने के लिए कि जनता विद्रोह ना कर दे, तो इसलिए ये लोग अलग अलग तरीके से जनता में बातें भरना स्टार्ट किया कि हमारे संपत्ति को कोई छीन ना ले, और छीन ले इसके लिए जो ये अपने प्रजा थे उसके दिमाग में ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति डेवलप करने का प्रयास किया गया कि तुम्हारी जो गरीबी का स्थिति है वो भगवान के वजह से है, तुम्हारे वजह से नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम पाप किए हो तभी तुम्हारी ये स्थिति है, यदि पुण्य करते तो तुम्हारी ये स्थिति नहीं रहता। तो ऐसी मानसिकता विकसित हो गई पूरी दुनिया में कि अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार वो अपने आप को नहीं देते थे, बल्कि इसका भगवान को जिम्मेदार मानते थे कि लगता है हम बुरा कर्म किए हैं, इसी वजह से हमारी ये स्थिति हुई है। और कहा जाता है कि मानसिक संतुलन इन लोगों का, तार्किक क्षमता घट गई इस दौर में, और लड़ जाते थे धर्म के नाम पे, मार देते थे, एक दूसरे को मार देते थे कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। और ये पूरा दुनिया मध्यकाल में यही धार्मिक लड़ाई और सामंतवादी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़, देखेंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यूरोप में जब लोग कोई भी चीज़ जब अति हो जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रिफॉर्म्स होता है। और कहा जाता है कि जब अरब, जिसको ऑटोमन भी कहा जाता था, ऑटोमनों का अधिकार हो गया बेजेंटाइन साम्राज्य पर, जो कुस्तुनतुनिया के आसपास का जो क्षेत्र था तुर्की, और वहाँ पे अधिकार होगा, तो जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, समृद्ध लोग थे, वो भाग करके अपना जगह लिया इटली, वेनिस, फ्लोरेंस नगर में। और वहीं पर एक नए सोच विकसित हुआ, क्योंकि पढ़े लिखों की कॉलोनी बन गई वहाँ, और वहीं से रेनेसां की स्टार्ट होती है, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं। आप लोगों ने 7वां 8वां में पढ़ा होगा, 8th क्लास में, कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी यूरोप में? इटली में। इटली में रेनेसां हुई थी। इंडिया में रेनेसां कब हुई थी? ये 19th सेंचुरी में हुई थी। यूरोप में रेनेसां कब हुई थी? तो 15th सेंचुरी में हुई थी। यानी कि यूरोप के लोग इंडिया के लोग से लगभग 500 वर्ष आगे हैं सोच में। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। मध्यकाल में शिक्षा, ज्ञान, ये सब खत्म हो गया, और जब खत्म हो जाएगा तो रेशनल पावर खत्म हो जाएगा, और आपस में लड़ते रहेंगे लोग, और फिर घोड़ा वाला आएगा, लूट के इंडिया को लेके जाएगा। यही चीज़ है मध्यकाल। तो मध्यकाल में हम लोग थोड़ा समझ गए, तो इसको थोड़ा पार्ट में बांट लेते हैं कि मध्यकाल को कितने भाग में विभाजित किया जाता है। मध्यकाल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। एक है प्री मिडाइवल, दूसरा है
मिडाइवल और तीसरा है पोस्ट मिडाइवल। पोस्ट मिडाइवल इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका है 7th सेंचुरी से लेकर लोग मानते हैं इतना तक 1206 तक। और मिडाइवल जो एकदम प्योर मिडाइवल हुआ इंडिया में, ये 1206 से लेकर के इतना तक माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और पोस्ट मिडाइवल को 1707 से लेकर के इतना तक माना जाता है। लिख लीजिए। जैसे एंसेंट का 3 फेज बताया था ना आपने, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, उसी प्रकार से मिडाइवल को आपने कितने टाइप में बांटा? प्री मिडाइवल, मिडाइवल, हिंदी में लिखेंगे पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, हाँ, हर्ष का काल कितना तक रह गया? 7th, हाँ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई एक टाइम फ्रेम इसका नहीं है। 7th 8th सेंचुरी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब देखो, मैंने तीनों का जो कोर पॉइंट एक शब्द दिया था आपको, क्या दिया था इन तीनों में? हाँ, वो इसी के अंतर्गत आ जाता है, फ्यूडल, सामंतवाद। और आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा तो कहीं पे इसका लक्षण देखा था कि कहां पे विकसित हो रहा था ये? गुप्त काल में। क्यों हुआ ऐसा? कि ट्रेड एंड कॉमर्स में धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हुआ, उसमें कमी आया। और इसका उदाहरण कैसे मिलेगा? तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया था? गुप्त शासकों ने ही किया था, लेकिन उसमें प्योरिटी का क्या था? कमी था। किसके कंपैरिजन में? कुषाणों के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा सिल्वर कॉइन्स किसने इशू किया था? गुप्तों ने किया था। इसके बाद फिर तांबे का, तांबा जिसको मासक कहा जाता है, इसको जारी किया। अच्छा बताओ कि जब अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो सोना रहेगा ज्यादा कि तांबा का सिक्का ज्यादा रहेगा? उससे खराब रहेगी तो अर्थव्यवस्था तो, और सबसे खराब रहेगी तो, यानी कि सिक्के के प्योरिटी में क्या होता जाएगा? कमी आता जाएगा। और जब सबसे खराब अर्थव्यवस्था हो जाएगा तो, अरे जब कुछ नौकरी चली जाए, कोविड-19 में क्या हुआ था? सबकी नौकरी चली गई, तब आके सब लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, मजदूर लोग ये थे ना। और देखिए, इसलिए उसका देखिए आंकड़ा भी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़िएगा ना, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी माइनस में चला गया, सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। सिर्फ एक एग्रीकल्चर बचा था जिसका कि ग्रोथ रेट प्लस में रहा, वो भी 3% के आसपास रहा था। यदि आप कोविड का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो इसका सीधा एग्जांपल मिलता है कि हमारा बेसिक इकोनॉमी का सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। और जब पूरे तरीके से इकोनॉमी खराब हो जाएगा तो हमारा जीवन जीने के लिए जो हमारा जो एकमात्र सोर्स बच जाता है वो लैंड ही बच जाता है। और लैंड का इतना वैल्यू हो जाएगा क्योंकि इसी फ्यूडल सिस्टम का, उसको कह सकते हैं ट्रांसफार्मिंग जो रूप था, नेचर था, वो था जमींदारी प्रथा, जो कि ब्रिटिश काल में इवॉल्व हुआ। मतलब पहले से व्यवस्था थी लेकिन वहां पे एक वैधानिक स्वरूप दे दिया गया था। और ये जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है बिहार, क्योंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था और बंगाल प्रेसिडेंसी में ही बिहार था। इसलिए देखिएगा, घर बनाने के लिए गोतिया में अपने भाई में तनी सन उसका जमीन दाब लिए, मार के हाफ मर्डर कर देगा, फुल मर्डर भी हो जाता है।
यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है ज़मीन का। दूसरा उदाहरण, जब अभी तो थोड़ा ठीक ठाक है व्यवस्था, अब तो लड़की अपने दुल्हा को अपने से पसंद कर लेती हैं, नहीं तो उसके माता पिता जाते थे दुल्हा को देखने के लिए तो सबसे पहले यही पूछते थे कि लड़का जमीन उमीन है कि नहीं, अभी भी पूछता है। सर, अभी भी बिहार में यही है। हाँ, एक सोच है ये, इसी को कहा जाता है फ्यूडल मानसिकता। अब नौकरी बिहार में क्योंकि फैक्ट्री नहीं है तो यहाँ या तो खेती करोगे या तो फिर नौकरी करोगे, बिजनेस वाले का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है, यह भी है फ्यूडल मानसिकता। ठीक है, तो नौकरी ही हमारे यहाँ पूंजी है, शिक्षा है, क्योंकि उस तरह का इकोसिस्टम हमारा बना नहीं है बिजनेस के लिए। तो ये चीज तो फ्यूडल दौर यही है। तो हम लोग अभी सबसे पहले इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आता है? यहां से आता है। ये गुलाम वंश यहां हो गया इस्टेब्लिशमेंट, और औरंगजेब की यहां पे क्या हो गई? हत्या नहीं हो गई, मृत्यु हो गई। या हत्या का मतलब किसी ने मार दिया, ये अब देखो हर्षा, यहीं हर्ष डायनेस्टी यहीं पे समाप्त होगा, वर्धन डायनेस्टी 7th सेंचुरी में, और 7th सेंचुरी से लेकर के 1206 ईस्वी तक इसको क्या मान लिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा? ये प्री मिडाइवल है, मिडाइवल से पहले, यानी कि फ्यूडल सिस्टम अभी इवॉल्व कर रहा है, और इसका देखिए परिणाम देखने को मिलेगा। क्या एक्सट्रीम पॉइंट ही ये होगा ना, यानी कि फ्यूडल सिस्टम का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट। अरे एकता व्यवस्था किसने लागू किया था? पढ़ेंगे ना, इल्तुतमिश कौन सा डायनेस्टी के? अल गुलाम तो ये इक्ता भी तो सामंत का ही रूप था ना, फ्यूडल का, इसका नाम था, एक इक्ता डाल दिया था। अब अकबर के शासन पर जाते जाते ये बन गया जागीरदारी, और यही जागीरदारी बंगाल में हो गया जमींदारी। समझ रहे हैं ना? तो नाम सिर्फ चेंज हुआ लेकिन सोच वही था, ये जान लीजिए। और फिर धीरे 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 यहां पे देखिएगा औरंगजेब की मृत्यु होगी, और फिर ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश कंपनी का प्रभाव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जो छोटे छोटे राज्य थे, जो सामंती स्टेट हुआ करते थे, वह धीरे धीरे उसको मर्ज करके एक बड़ा स्टेट बनाने का इनडायरेक्टली प्रयास किया जाएगा, सोच समझ कर नहीं, मतलब धोखे से हो गया। वो कंपनी को विस्तार देना चाहते थे, लेकिन उसी के बीच में क्या हो गया? सामंती राज्य समाप्त हो गया। लेकिन इतना भी समाप्त नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ था ना, तो देश में आजादी के समय इंडिया में, पाकिस्तान को छोड़ दो, इंडिया में 500 से 600 से अधिक जो है, 500 से अधिक यानी कि 564 या 63 रियासत होता था, प्रिंसली स्टेट होता था। अब मान लो कि वो जिस तरह से इसका माउंट बेटन का प्लान आया था, जिसको बेटन प्लान कहा जाता है, या 3 जून का प्लान या बाल्कन प्लान, कि यदि प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिया के साथ मिल जाए, या तो पाकिस्तान संघ के साथ चले जाए, या तो फिर खुद को ऑटोनोमस भी रख सकते हैं। अब मान लो कि 500 रियासत अपने आप को कहते हैं हम किसी में नहीं मिलेंगे, तो इंडिया 500 देशों में विभाजित होता कि नहीं होता? यानी कि एक पटना आते आते 5-6 देश पार कर जाते हैं। नहीं, ये वेटिकन सिटी इतना इतना को देश रहा था। कितना खतरनाक प्लान था माउंट बेटन प्लान। वो तो कौन थे हमारे यहाँ? बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने तो एक हाथ में डंडा और एक हाथ में चना रखा, भुंजा खाते जाते तो भुंजा खाने का शौक थे, चना, इसलिए कहते चने खाओ, और एक हाथ में पर्स रखते थे। ये पर्स मतलब घूस देना। बोलते कि यार तुम लोग क्या करोगे, इंडिया संघ को बनाओ, तुमको लगता है कि हमारी राजशाही समाप्त हो रही है, तो तुमको हम पेंशन देंगे, जिसका नाम रखा गया प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स को किसने समाप्त किया था? इंदिरा गांधी ने किया था, 26वां संविधान संशोधन के तहत की 24वां या 26वां था, देख लीजिएगा। तो इस प्रीवी पर्स ऊपर से कहा कि जो एंजॉय करो, भुंजे खाओ और पर्स लो, और जो नहीं लोगे
हाँ, अभी तो अंग्रेजों को भगाया है, तुम लोग को भी भागना पड़ेगा। तो इस तरह से भारत को इंडियन यूनियन में बदला, और फिर उसके बावजूद भी 3 को बिगड़ गया था, है कि नहीं? एक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था, गृह मंत्री होते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई प्रधानमंत्री साहब को कि प्रधानमंत्री आप इसको टैकल करें खुद से, क्योंकि आपका घर है। जूनागढ़ थोड़ा सा बिगड़ा था, तो कह कि वहीं से थे सरदार पटेल, सेना उना भेज करके उसको किसी तरह से कर लिया। जूना और हैदराबाद को भी मिला लिया, लेकिन वो बिगड़ गया, आज भी बिगड़ा हुआ है। हाँ, तो यानी कि यही फ्यूडल, देखो समझ लो कि क्या फ्यूडल का प्रभाव था कि देश आजाद होने के बावजूद भी कितने स्टेट में बटे हुए थे इंडिया, प्रिंसली स्टेट में, 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट में, समझ लो। और जब पाकिस्तान उसमें ज्वाइन होता तो 700 से अधिक नहीं हो जाता। ये फ्यूडल था, दौर था। और जब अंग्रेजों ने इसके बावजूद, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया बना लिया था किसने? अंग्रेजों ने। वो गलती से बना लिया, उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था कि हम एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे। कैसा एम्पायर? कंपनी का राज्य बनाएंगे। और कंपनी राज्य बनाया, और छोटे छोटे जो स्टेट थे इंडिया के, उसको पराजित करता चला गया। हालांकि कई लोगों ने इसका प्रतिरोध भी किया, जिसमें टीपू सुल्तान वगैरह वगैरह सबका नाम आता है, लेकिन बावजूद भी कई लोगों को इन्होंने अलग अलग पॉलिसी से, जिसमें कि सब्सिडरी अलायंस हो, रिंग ऑफ फेंस हो, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, इन सारे पॉलिसीज के वजह से सारे छोटे छोटे जो फ्यूडल स्टेट था उसको उन्होंने ब्रिटिश प्रांत में मिलाया था। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और जो चीज़ बचा नेशन बिल्डिंग में, वह सब काम किया गया यहाँ के समाज सुधारकों के द्वारा। समाज सुधारक कौन कौन? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। क्योंकि लोग में ऊंची जाति नीची जाति इस तरह की मानसिकता आ गई, ये फ्यूडल मानसिकता ही है। और इसलिए समाज में, सोसाइटी में यूनिटी लाओगे तभी तो अंग्रेजों से लड़ पाओगे, नहीं तो फिर सामंतों की तरह बड़े जाति के लोगों को कोई मारेगा तो छोटे जाति वाला खुश होगा, आहा हा बढ़िया हुआ साहब को मारा। अब उसको मारेगा तो ये खुश होगा, दोनों मार खा के चला जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को पीटा मोहम्मद गौरी ने, तो गढ़वाल वाले जो है जयचंद खुश हो रहे थे। इसके बाद फिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद तो खुद वो पिटा गए। यही है मध्यकाल, जितना पढ़ोगे यही सब कहानी है। इसको इसने मार दिया, उसको इसने मार दिया, इसको ये लूट लिया, इसको ये खसोट लिया। मध्यकाल यही है। चलिए, मध्यकाल का हम लोग मतलब हर्ष के समय का ही एक कंटेम्प्रेरी स्टेट था, लिखिएगा चालुक्य डायनेस्टी। हम लोग प्री मिडाइवल में ही पढ़ रहे हैं। चालुक्य चालुक्य वंश। हमने इसको इसलिए मध्यकाल में रखा क्योंकि इसमें 3 ब्रांच हुए। एक ब्रांच था बतापी का, बतापी, जिसको कि बदामी भी कहा जाता है, बदामी, बतापी को बदामी भी कहा जाता है। और इसका यदि हम टाइम ड्यूरेशन देखें, 5th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी के बीच में, यानी कि कुछ जो है पार्ट इसका एंसेंट में भी पड़ता है और कुछ पार्ट क्या हो गया, मिडाइवल में पड़ता है। यानी कि एक तरह से ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन का फेज है, मतलब एंसेंट से लेकर के मिडाइवल तक ही चला गया। इसलिए हमें इसको अलग से ही कर दिया कि प्री मिडाइवल में ही रख दिया। नहीं, पहला वाला में ही देखो कहां से कहां तक जा रहा है। और हमने क्या उसका डेडलाइन निर्धारित किया था प्री मिडाइवल का, 7th सेंचुरी के आसपास, 7-8। दूसरा कल्याणी, इसका आपका समय हो जाएगा 9th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी।
9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी। और तीसरा हो जाएगा वेंगी। और ये वेंगी का हो जाएगा आपका कितना, 7th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी, 9th है ना, हाँ 9th सेंचुरी। चलिए ये 3 फेज में है। अब बताओ, ये चालुक्य डायनेस्टी नहीं लग रहा है कि ये एंसेंट और मिडाइवल का ट्रांजिशन वाला फेज है? इन दोनों एंसेंट का भी थोड़ा सा पार्ट इन्होंने देखा, इनिशियल बतापी वाला जो था, इसके बाद फिर कौन कौन देखा है इन्होंने? अरे मिडाइवल का भी देख लिया है, देखते हो यहां प्री मिडाइवल को देखा ही देखा, मिडाइवल को भी देख लिया थोड़ा सा, इसलिए इसको ट्रांजिशन फेज कहा जाएगा चालुक्य डायनेस्टी को, संक्रमण दौर। तो इसके अब लिख लीजिए, पहले बतापी। बतापी एक जगह था जिसको बदामी भी कहा जाता था, ठीक है। लिख लिए हैं इतना? नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। हाँ हाँ, प्री मिडाइवल 3 पार्ट में बांटा था ना, तो प्री मिडाइवल के अंतर्गत ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। ऐसे कुछ पार्ट तो इसका एंसेंट में भी जाता है, लेकिन एक ही साथ ही जब पढ़ाना है तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बना रहे, इसलिए एक साथ ही कर देंगे, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा में कभी यहां पढ़ाओ कभी वहां पढ़ाओ, उछल उछल के। ट्रांजिशन वाला बड़ा खराब चीज होता है, नहीं वो पता ही नहीं चलता इधर से कब इधर हो गया, इधर से कब इधर हो गया। तो चलो एक जगह ही से सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। आ जाते हैं बतापी। टाइम पता ही है, 5th से लेकर के 8th सेंचुरी। इसका लोकेशन देखिएगा, बतापी जो चालुक्य डायनेस्टी है, इसका लोकेशन, इसका क्षेत्र कहां होगा? वर्तमान समय में जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक, मॉडर्न कर्नाटका, वही क्षेत्र है। मॉडर्न कर्नाटका। यदि हम मैप में देखें, हाँ दोनों पार्ट हो गया, जो मूल रूप से जो था ना यही था कर्नाटका, मूल रूप से। इसका यदि हम एरिया को ऐसे कर लें कि कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो हम लोग नदी से इसको एक डिनोट कर लेते हैं। इधर यहां पे कौन सा नदी दिखेगा आपको? नर्मदा, नर्मदा ताप्ती। तो नर्मदा एक बड़ा नदी है, तो उसी को हम लोग ले लेते हैं, नर्मदा से लेकर के तुंगभद्रा। लिखिएगा बिटवीन नर्मदा टू तुंगभद्रा, बिटवीन नर्मदा टू तुंगभद्रा, नर्मदा नदी से तुंगभद्रा नदी के बीच, तुंगभद्रा। इसका कैपिटल कहां था? ये बतापी ही था, बतापी। राजधानी के नाम पर ही तीनों का, कल्याणी और बेंगी और ये पड़ा है, तो इसी को बदामी भी कहा जाता था, बदामी। चलिए हो गया। अगला लिखिएगा इसका फाउंडर, संस्थापक। इसके संस्थापक कौन होंगे? जय सिंह।
जय सिंह। और जय सिंह के बारे में कहा जाता है, ये तो आपका बहुत बड़ा, ये चालुक्य जब पहुंच गया था इसलिए इसका इतना बड़ा क्षेत्र हुआ था। जब चालुक्य छोटा था तो देखिएगा कर्नाटक और केरल के बीच में एक छोटा सा डायनेस्टी हुआ करता था, गोवा के आसपास, गोवा और केरल के बीच में। इसका नाम था कादंबा डायनेस्टी। और कादंबा डायनेस्टी के अधीन ही एक डायनेस्टी मतलब छोटा सा वंश था, ये फ्यूडल स्टेट था ये, और इसी का फ्यूडल थे जय सिंह, सामंत थे। सामंत मतलब उसके सैनिक रहे होंगे या तो कोई ऑफिशियल पद पे रहे होंगे। और जब ये कादंब डायनेस्टी कमजोर हुआ, इसी कमजोरी का लाभ उठा करके जय सिंह ने अपने आप को एक नए डायनेस्टी के नाम से राज्य की शुरुआत कर दी, जिसका नाम क्या पड़ा, चालुक्य डायनेस्टी। तो किसके फ्यूडल थे, तो ब्रैकेट बन करके लिखिएगा, फ्यूडल ऑफ कादंबा। कादंब वंश के सामंत या तो कदंब के सामंत। कोई इसका सोर्स है? हिस्ट्री में तो दोनों सोर्स पढ़ते हैं हम लोग, एक साहित्यिक भी पढ़ते हैं और पुरातत्व भी पढ़ते हैं। आर्कोलॉजिकल और लिटरेचर दोनों पढ़ते हैं। इसका लिटरेचर में कोई प्रमाणिक लिटरेचर जिससे कि इस डायनेस्टी के बारे में पता चल सके, तो एक है विल्हन। विल्हन एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, विक्रमो देव चरित्र। विक्रमो देव चरित्र, और लेखक का नाम था विल्हन। वो कलहन थे, कलहन ने लिखा था राजतरंगिणी, विल्हन ने लिखा था विक्रमो देव चरित्र, जो कि चालुक्य कल्याणी का एक बड़े शासक हुए थे। विक्रमो देव चरित्र, चरित्र का मतलब बायोग्राफी होता है, जीवन चरित्र जिसको बोलते हैं ना, जीवनी। चरित्र ये प्रकृत लैंग्वेज का एक भाषा है, उसमें र का बहुत ज्यादा उच्चारण नहीं होता था, इसलिए इसको चरित ही कहा जाता है। बाद में जब रो आ गया तो चरित्र कहा जाने लगा। विक्रमोदेव चरित्र।